जय हिंद बालको, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब कुछ? अब तो एग्ज़ाम की डेट भी नज़दीक आ रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे टॉपिक जो कि श्योर शॉर्ट हैं, जिससे कि क्वेश्चन आ जाते हैं और हम लोग उन टॉपिक को गलत कर देते हैं, उन टॉपिक को हम रिवीजन करा रहे हैं। उन टॉपिक की जो है हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, पी ब्लॉक में 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें देखने के लिए मिलता है और अक्सर इससे सवाल आ जाता है नीट के एग्ज़ाम में भी, जेईई मेंस के एग्ज़ाम में भी। जिन बच्चों ने इसको अच्छे से किया होता है वो कर लेते हैं, जो नहीं पढ़े होते हैं उनका गलत हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग 5 से 10 मिनट खर्च करेंगे और इसके सवाल आने वाले एग्ज़ाम में कतई गलत नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे, टीम न्यू एशियन एंड शारदा क्लासेस से आज आपको ये टॉपिक सिखाऊंगा। तो अगर हम ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस की बात करें तो इसमें 5-6 ऑक्सी एसिड टेबल में दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला ऑक्सी एसिड आता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोनिक एसिड। ये इसका कॉमन नाम होता है, फॉस्फोनिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। और इसको अगर IUPAC में बोलें तो हम इसे कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो होता है H3PO2। इसका जो फॉर्मूला है वो है H3PO2। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 हाइड्रोजन सीधे फॉस्फोरस से जुड़ती है और एक OH ग्रुप फॉस्फोरस से जुड़ता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये एसिड केवल एक डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन रखता है, यानी बाई नेचर ये कैसा होगा, मोनोबेसिक एसिड होता है। जो हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल होती है, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ी होती है वो डिस्प्लेसेबल होती है, लेकिन जो हाइड्रोजन सीधे फॉस्फोरस से जुड़ती है वो नॉन डिस्प्लेसेबल होती है। तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड में या फॉस्फोनिक एसिड में 2 प्रकार की हाइड्रोजन पाई जाती है, नॉन डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन और डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन। नॉन डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन को ही हम लोग रिड्यूसिंग हाइड्रोजन भी बोलते हैं। साथ ही साथ ये कैसा एसिड है आपका, मोनोबेसिक एसिड है। इसमें अगर देखा जाए तो ये एसिड जो होता है केवल एक तरीके का सॉल्ट बनाता है, केवल एक H आयन डिस्प्लेस करता है और H2PO2 माइनस एनायन बनाता है। क्लियर है मेरी बात? ध्यान रहे, इसमें ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती है। नतीजा, अगर कभी इस एनायन का सॉल्ट आपको दिखाई भी पड़ता है तो ये एसिडिक सॉल्ट के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन कैसी होती हैं आपका, नॉन डिस्प्लेसेबल होती। चलेगा? तो सबसे पहला वाला था हमारा फॉस्फोनिक एसिड, या इसी को कहते हैं फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। आई थिंक आप इसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरा जो आता है इसमें, सेकेंड ऑक्सी एसिड जो फॉस्फोरस का आता है वो है फॉस्फोनस एसिड। ये फॉस्फेनिक था, ये फॉस्फोनिक है। पहला वाला फॉस्फेनिक था, ये फॉस्फोनिक है, फॉस्फोनिक एसिड, या इसी का नाम हम लोग रखते हैं फॉस्फोरस एसिड। पिछले वाले का नाम हाइपोफॉस्फोरस एसिड था, फॉस्फेनिक एसिड था, इसका नाम फॉस्फोनिक एसिड है या फॉस्फोरस एसिड है। इसका जो फॉर्मूला बनता है बालको वो है H3PO3। इसका अगर स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। इसमें एक नहीं 2 हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ी होती है, यानी इसमें डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी आपका, 2, और नॉन डिस्प्लेसेबल या रिड्यूसिंग हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 1। ये डाई बेसिक टाइप का सॉल्ट होता है, ये डाई बेसिक टाइप का एसिड होता है। यानी कि
अगर हम फॉस्फोरस एसिड को लेकर के चलें या फॉस्फोनिक एसिड को लेकर के चलें तो ऐसी स्थिति में H3PO3 दो प्रकार की सॉल्ट बना सकता है, एक 2 हाइड्रोजन निकाल करके और दूसरा 1 हाइड्रोजन निकाल करके। तो दोनों में अंतर क्या आएगा? जी हाँ, अंतर बिल्कुल आएगा। जब आप पहले वाले का एनायन लेके चलेंगे NaHPO3 या Na2HPO3 टाइप लेकर के चलेंगे तो ध्यान रखिएगा कि इसमें ये हाइड्रोजन नॉन डिस्प्लेसेबल है, ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है। लेकिन अगर आप NaH2PO3 टाइप लेकर के चल रहे हैं तो ये कैसा सॉल्ट है? आपका एसिडिक टाइप का सॉल्ट होगा, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन कैसी है? आपका डिस्प्लेसेबल है। नाउ अगर हम फॉस्फोनिक की बात कर ले गए या फॉस्फोरस एसिड की बात कर ले गए तो तीसरा हमारा आता है, तीसरा ऑक्सी एसिड जो हमारा आता है वो है पायरोफॉस्फोरस एसिड। तीसरा आता है पायरोफॉस्फोरस एसिड। जी हाँ, पायरोफॉस्फोरस एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। और इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो वो होगा H4P2O5। ठीक, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसमें 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल होती है, जबकि 2 हाइड्रोजन जो होती है वो नॉन डिस्प्लेसेबल होती है। जो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेसेबल है, लेकिन जो सीधे फॉस्फोरस से जुड़ी हुई हाइड्रोजन है वो कैसी है? आपका नॉन डिस्प्लेसेबल। इनमें फॉस्फोरस जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर साथ में कैसा रहता है? आपका टेट्राहेड्रल। इस पायरोफॉस्फोरस एसिड की खास बात ये होती है कि इसमें फॉस्फोरस फॉस्फोरस लिंकेज नहीं पाया जाता है। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? POP बॉन्ड होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डाई बेसिक एसिड के रूप में काम करेगा, डाई बेसिक एसिड के रूप में काम करेगा और इसमें केवल 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल होंगी, जबकि ये 2 हाइड्रोजन नॉन डिस्प्लेसेबल या रिड्यूसिंग होगी। तो एक बार सवाल ही पूछा गया कि H4P2O5 में कितने pH बॉन्ड होते हैं? तो 2। कितने POH बॉन्ड होंगे? तो वो भी 2। कितने डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन होंगे? तो वो भी 2। क्या इसमें PP बॉन्ड मिलेगा? नहीं। इसमें कौन सा बॉन्ड मिलेगा? POP बॉन्ड मिलेगा। अक्सर एडवांस में क्वेश्चन देता है कि अगर हम H2P2O5 -2 एनायन लें तो बताइए इसमें PP बॉन्ड है कि नहीं? PP बॉन्ड है कि नहीं? पकड़ रहे हैं? तो आपने चूंकि देखा है कि हमारा एसिड जो है वो H4P2O5 है और इसमें से 2 हाइड्रोजन जो डिस्प्लेसेबल हैं अगर निकाल दिया जाए तो वो बनता है H2P2O5 -2 आयन। तो यही 2 हाइड्रोजन निकल रही है, तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर यही बचेगा। जब बचेगा तो इसमें POP लिंकेज होगा। कौन सा लिंकेज नहीं होगा? PP लिंकेज नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? नाउ अब बढ़ते हैं हम चौथे टाइप के ऑक्सी एसिड में, जिसे कहते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। चौथा आता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है जी, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड।
इस हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H4P2O6। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने जो है आपके पीएच बॉन्ड है, कितने जो है पीओएच बॉन्ड है, पीपी बॉन्ड है या नहीं है, पीओपी बॉन्ड है या नहीं है, या इसका एनायन दे करके या इसके एनायन को किसी मेटल आयन के साथ जोड़ करके सॉल्ट बना करके पूछा जाता है कि बताइए इसमें पीपी बॉन्ड है या नहीं है, या पीओपी बॉन्ड है या नहीं है। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देख लें तो ये सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं। जो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है इसका स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से बनता है। ये क्लियर है मेरी बात? तो अब स्ट्रक्चर देख करके लग रहा है, क्या दिख रहा है आप लोगों को कि 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन से सीधे जुड़ा हुआ है। तो जब 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ये चारों हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल है। तो एक बात तो हम कह ही सकते हैं कि ये कैसा एसिड हो गया, टेट्रा बेसिक एसिड है ये। चलेगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर फॉस्फोरस का देखेंगे तो अभी भी sp3 और शेप की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल। इसमें आप अगर देखें तो डायरेक्ट पीपी बॉन्ड मौजूद है, इसके अंदर पीएच बॉन्ड होता ही नहीं है। अगर बॉन्ड है भी तो पीओएच बॉन्ड है, और पीओएच बॉन्ड संख्या में कितने हैं आपके 4। चलेगा। अब अगर हम इसके एनायन को बनाएं तो ये 4 प्रकार का एनायन बना सकता है। H4P2O6 4 प्रकार का एनायन बना सकता है। H3P2O6 -1, H2P2O6 -2, HP2O6 -3 और प्लेन P2O6 -4। तो इन चारों तरीके के एनायन में एक बात बड़ी कॉमन होगी कि जितनी भी हाइड्रोजन इसमें बचेंगे सब डिस्प्लेसेबल होंगे। ये सारे एनायन एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे। इन सभी में पीपी बॉन्ड मौजूद होगा, इन सभी में पीपी बॉन्ड मौजूद होगा। इन सभी प्रकार के एनायन में पीओपी बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। चल जाएगा। नेक्स्ट आता है अगला ऑक्सी एसिड हमारा आता है 5वां वाला, वो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या प्लेन इसको फॉस्फोरिक एसिड भी कहा जाता है। तो जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है या फॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या इसका जो फॉर्मूला होता है H3PO4 होता है। चलेगा। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 होता है। अब अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखें तो इसके स्ट्रक्चर में ये व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पर पीपी या पीओपी बॉन्ड की बात ही नहीं की जाएगी। ध्यान से देखें तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यानी ये बाई नेचर कैसा होगा आपका, ट्राई बेसिक होगा। तीनों हाइड्रोजन इसके डिस्प्लेसेबल है, ट्राई बेसिक एसिड होगा। तगड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आपको लिक्विड या गैस में नहीं मिलता, बल्कि पाउडर की शक्ल में मिलता है, वाइट पाउडर की शक्ल में मिलता है। यहाँ भी इस सेंट्रल फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और शेप टेट्राहेड्रल होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 होगी। तो हम लोग कहते हैं कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एसिड के साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। चलेगा। यहाँ एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम H3PO2 लें, फॉस्फेनिक एसिड लें, H3PO3 फॉस्फोनिक एसिड लें, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लें, तो इन चारों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ये बड़ा अच्छा एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ सबसे तगड़ा एसिड फॉस्फेनिक एसिड होगा, फिर फॉस्फोनिक एसिड होगा, फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होगा। या सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइपोफॉस्फोरस एसिड होगा, फिर फॉस्फोरस एसिड होगा, फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होगा। और इसका कारण है कि इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो फॉर्मल चार्ज को ज़्यादा डिक्रीज करता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना करके।
इसमें कम डिक्रीज होता है, इसमें सबसे कम डिक्रीज होता है। इसीलिए ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इन तीनों ऑक्सी एसिड में सबसे कम एसिडिक है, जबकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा होती है। आपने पढ़ा है कि ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन ये तीनों ऑक्सी एसिड इस बात के अपवाद हैं, विवाद हैं, आप कह सकते हैं एक्सेप्शन है। चलेगा, अगला आते हैं। इसके बाद अगला जो ऑक्सी एसिड आता है हमारा, छठा वाला जो आता है वो है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। छठा जो है वो हमारा है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड फॉर्मूला है H4P2O7। स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखेंगे तो ये भी टेट्राबेसिक एसिड होता है, क्योंकि इसमें भी 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सीधे जुड़ता है, 4 हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल होता है। इसके अंदर रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं होता, इसके अंदर पीएच बॉन्ड नहीं होता, इसके अंदर चारों बॉन्ड पीओएच होते हैं। ये पीओपी लिंकेज रखता है, ये पीपी लिंकेज नहीं रखता। ये भी आपके 4 तरीके का सॉल्ट बनाएगा, और उन सभी प्रकार के सॉल्ट में जो एनायन मौजूद है उसमें पीओपी बॉन्ड पाया जाएगा, पीपी बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। पहले तरीके का H3P2O7-1, दूसरा H3H2P2O7-2, तीसरा HP2O7-3 और चौथा P2O7-4। लेकिन सब में आप ध्यान से देखो, केवल ये हाइड्रोजन दूर होती चली जाएगी, एक एक करके दूर होती चली जाएगी। तो ये बताइए कि इस हाइड्रोजन के दूर होने से इस पार्ट पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। जब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हम ये कहेंगे इन सभी एनायन में या ये एनायन कंटेनिंग सॉल्ट में पीपी बॉन्ड नहीं है। कौन सा बॉन्ड मौजूद है? पीओपी बॉन्ड मौजूद है। तो ऐसे सवाल कर लेंगे कि नहीं? चलिए अगला आते हैं। पायरोफॉस्फोरिक एसिड के बाद जो अगला आता है वो है परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट उसका नाम है परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। तो मेरी इस बात को याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर परऑक्सी शब्द आ गया तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक परऑक्साइड लिंकेज जरूर मौजूद है, H4P2O8। इसका स्ट्रक्चर देखें अगर तो इसमें भी 4 हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल होगी, ये भी टेट्राबेसिक एसिड होगा, लेकिन यहाँ पीओपी लिंकेज नहीं मिलेगा, यहाँ पीपी लिंकेज नहीं मिलेगा, यहाँ पर POOP लिंकेज मिलेगा। इस OO को हम कहते हैं परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी बॉन्ड इसको हम लोग बोलते हैं। चलेगा? तो जितने भी ये एनायन बनाएगा उन सभी एनायन में PP बॉन्ड नहीं होगा, PH बॉन्ड नहीं होगा, POP बॉन्ड नहीं होगा, POOP बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 4 प्रकार के एनायन बनाता है H3P2O8-1, H2P2O8-2, HP2O8-3 और P2O8-4। तो इन सभी प्रकार के एनायन, और ये एनायन बड़े फेवरेट हैं जेई मेंस के लिए, ये एनायन बड़े फेवरेट हैं जेई एडवांस के लिए। इनको दे के पूछ लिया जाता है कि बताओ इनमें पीपी बॉन्ड है कि नहीं है, बताओ इनमें पीओपी बॉन्ड है कि नहीं है, बताओ इसमें परऑक्साइड लिंकेज है कि नहीं है, बताओ इसमें POOP है कि नहीं है,
बताओ इनमें पीएच है कि नहीं है। तो इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हो, क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर इसी के ना सिमिलर होगा। यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो कोई एक हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा दो, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन हटा के 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा दो। तो स्ट्रक्चर देख करके इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं कि नहीं, दे देंगे। चलो, इसके बाद का जो अगला ऑक्सी एसिड फास्फोरस का आपके सिलेबस में है, जिससे कि क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी आया है, एम्स में भी आया हुआ है, वो है आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड। लास्ट ऑक्सी एसिड मेटाफॉस्फोरिक एसिड, लेकिन सबसे खतरनाक, अब तक जितने ऑक्सी एसिड पढ़े सबसे खतरनाक। वजह कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड को 3 प्रकार के स्ट्रक्चर में जाना जाता है। एक मोनोमरिक स्ट्रक्चर HPO3, एक साइक्लिक ट्राइमरिक स्ट्रक्चर HPO3 थ्राइस, और एक लीनियर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, लीनियर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर HPO3N। तो ये 3 प्रकार के स्ट्रक्चर में हमको देखने के लिए मिलता है, मोनोमरिक, ट्राइमरिक और क्या चीज़ आपका पॉलीमरिक। अगर बेटा मोनोमरिक स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनोमरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलता है। खास बात स्ट्रक्चर की ये है कि यहाँ फॉस्फोरस sp2 हाइब्रिडाइज और ट्राइगोनल प्लेनर होगा, साथ में मोनोबेसिक होगा। अच्छा, जब हम ट्राइमरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें POP लूप पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे हेक्सागोनल रिंग बनती। साथ ही साथ हर एक फॉस्फोरस से एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप जुड़ता है, ऐसे। तो जो ट्राइमरिक फॉर्म है मेटाफॉस्फोरिक एसिड की, ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई PP लिंकेज नहीं होता, इसमें कोई परऑक्साइड बॉन्ड नहीं होता, इसमें कोई PH बॉन्ड नहीं होता, इसमें POH बॉन्ड होते हैं। संख्या में कितने आपके? 3। साथ में POP बॉन्ड होते हैं, और वो संख्या में कितने होते हैं? वो भी 3। हर फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन से सराउंड होती है, चलेगा? हर फॉस्फोरस आप देखेंगे 4 ऑक्सीजन से सराउंड होगी, और हर फॉस्फोरस का जो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा sp3, और शेप जो बोलोगे वो टेट्राहेड्रल। आते हैं पॉलीमरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड को लेकर के। तो जो पॉलीमरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है वो इस तरीके की व्यवस्था के साथ जुड़ता है, ऐसे बनता है स्ट्रक्चर। और ये क्रम ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है, चलेगा? तो ये बताओ, जो पॉलीमरिक है, जो पॉलीमरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, तो क्या इसमें PP लिंकेज पाया जाता है? नहीं। कौन सा लिंकेज होता है? POP लिंकेज होता है। इसमें 2 मेटाफॉस्फोरिक यूनिट किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ी होती हैं? ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ी होती हैं, ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू जुड़ी होती। बोलो भाई, मेरे हिसाब से अगर आप इतना जानते हैं तो आपके लिए सफिशेंट है किसके सवाल को डील कर लेना? ऑक्सी एसिड के सवाल को डील कर लेना, या इन्हीं ऑक्सी एसिड के एनायन के क्वेश्चंस को क्या कर लेना? आपका डील कर लेना, चलेगा? तो आज बेटा हम लोग इसमें इतना ही रखेंगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपको मज़ा आ रहा होगा। अगले टॉपिक पर हम नए लेक्चर के साथ आएंगे, नए रिवीजन के साथ आएंगे, किसी टाइप का छोटा मोटा टॉपिक लेकर के आएंगे। तो आपने इन चीज़ों को रिवाइज़ किया होगा, अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करना है, बताना है लोगों को। और चूँकि अब अपने ऑफलाइन सेंटर पे ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो गए हैं, तो बच्चों को रिकमेंड करना है कि आप ऑफलाइन का पूरा मज़ा लें, यहाँ पे सेंटर पे आएँ, विज़िट करें। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो उसको भी आकर के पूछें, एडमिशन लें, और नो डाउट नीट में एक बेहतरीन रैंक उठाएं, जेई में एक बेहतरीन रैंक उठाएं। ठीक है बेटा, जय हिंद।